आज से कोई 1200 साल पहले की बात है। भारत में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को हैरान कर देता है। ये है एल्लोरा का कैलाश मंदिर। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। अच्छा, इस मंदिर को देख के ना सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई इसे बनाया किसने? क्या इसे बनाने में किसी दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का हाथ था, या फिर ये हमारे ही पूर्वजों की अविश्वसनीय मतलब एकदम हैरत अंगेज काबिलियत का सबूत है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई आज की बनी हुई चीज नहीं है। इसका निर्माण हुआ था लगभग 1200 साल पहले, 8वीं शताब्दी में। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब आज जैसी कोई मशीनें नहीं थीं, कोई क्रेन, कोई ड्रिल मशीन नहीं थी। अंदाजा ये है कि इसे बनाने के लिए पहाड़ से कोई 2 लाख टन पत्थर को हटाना पड़ा था। जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में भी इतना पत्थर हटाने के लिए 11,000 से ज्यादा ट्रक लग जाएंगे। और इस पूरे विश्लेषण की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है, कैलाश मंदिर को ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया। नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी संरचना है जिसे जी हाँ, एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर क्यों बहुत से लोग मानते हैं कि इस मंदिर को बनाना लगभग नामुमकिन था। इसका साइज सच में होश उड़ाने वाला है। ये मंदिर एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है और एक पूरे फुटबॉल मैदान जितना एरिया कवर करता है। और जैसा मैंने बताया, इसे ऊपर से नीचे तराशा गया। इसका मतलब था कि गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। एक बार पत्थर कट गया तो बस कट गया, उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता था। और बस यही सवाल है जो बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसे बनाने में जरूर किसी बाहरी दुनिया की मदद ली गई होगी। आखिर सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसी मामूली औजारों से इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया जा सकता है? लेकिन एलियन वाली थियरी पर यकीन करने से पहले थोड़ा इतिहास में झांकना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कमाल की चीज एक बहुत लंबी परंपरा का नतीजा थी। देखिए, बात यह है कि कैलाश मंदिर कोई अचानक से आसमान से नहीं टपका था। ये तो भारत में चट्टानों को तराशने की 1000 साल पुरानी परंपरा का कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स था। सम्राट अशोक की बराबर गुफाओं से ये सफर शुरू हुआ, फिर अजंता, एलिफेंटा से होते हुए महाबलीपुरम के पंचरथ तक पहुंचा, और हर पीढ़ी ने इस कला को और निखारा और बेहतर बनाया। जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें मंदिर की दीवारों पर मामूली हथौड़ों और छेनी के ही निशान मिले हैं। तो बात साफ है, हमें किसी एलियन थियरी की जरूरत ही नहीं है। सारे सबूत चीख चीख कर यही बताते हैं कि ये सदियों की मेहनत और लगन से हासिल की गई इंसानी काबिलियत का ही नतीजा था। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि इसे इंसानों ने ही बनाया था। पर अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, इसे बनाने में वक्त कितना लगा? और यहीं से शुरू होती है एक 500 साल लंबी अकादमिक बहस। बड़ौदा में जब खुदाई हुई तो वहां तांबे की कुछ प्लेटें मिलीं। उन पर साफ साफ लिखा था कि इस मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब ये तो एक बहुत ही पक्का सबूत लगता है ना? लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राजा कृष्ण प्रथम ने सिर्फ 18 साल तक ही राज किया था, 756 से 774 ईस्वी तक। और यही वो सवाल था जिसने दशकों तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के होश उड़ाए रखे। मतलब इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स काम सिर्फ 18 साल में पूरा कर लेना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो 1952 में हरमन गोएट्स नाम के एक जर्मन पुरातत्वविद ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि देखो, मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग तरह की कला शैलियां दिखती हैं। तो उनका तर्क ये था कि इसे किसी एक राजा ने नहीं बल्कि 8 अलग अलग राजाओं ने मिलकर कोई 500 साल के लंबे अरसे में बनवाया होगा। और काफी समय तक इसी थ्योरी को सच माना गया। पर फिर एक भारतीय पुरातत्वविद ने एक ऐसी खोज की जिसने इस पूरी पहेली को ही सुलझा कर रख दिया और एक बिल्कुल नई और जबरदस्त थ्योरी सामने रखी। 1982 में M.K. धवलीकर ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अलग अलग कला शैलियां हैं वो अलग अलग समय की नहीं है, बल्कि वो अलग अलग कारीगरों की टीमों का काम है जो एक ही समय पर एक साथ काम कर रही थीं। असल में हुआ ये था कि राजा कृष्ण प्रथम ने एक युद्ध में चालुक्यों को हराया था, और वो वहां के कारीगरों की कला से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपने साथ एलोरा ले आए।
तो इस तरह उन्होंने एक ड्रीम टीम बनाई जिसमें पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट तीनों जगहों के माहिर कारीगर शामिल थे और हर टीम का अपना एक अलग स्टाइल था। तो राजा एक था पर कला शैलियां अनेक थीं। तो अब हम ये तो जान गए कि इसे किसने और कब बनवाया, लेकिन सबसे मजेदार सवाल तो अभी बाकी है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। मानसार जैसे पुराने वास्तुशिल्प ग्रंथों और धवलीकर की रिसर्च को मिलाकर हम पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले सही चट्टान को उसकी आवाज सुनकर चुना गया ताकि पता चले कि अंदर कोई दरार तो नहीं है। फिर चट्टान के ऊपर ही पूरा नक्शा बना दिया गया। इसके बाद 3 बड़ी बड़ी खाइयां खोदी गईं और इसके लिए एक बड़ी ही सिंपल पर जीनियस टेक्निक अपनाई गई। पत्थर में छेद करके लकड़ी के टुकड़े फंसाए जाते, उन पर पानी डाला जाता और लकड़ी फूलने से पत्थर ठीक वहीं से टूटता जहां से चाहिए था। और बस जब मेन ब्लॉक अलग हो गया तो कारीगर उसे ऊपर से नीचे तराशते चले गए। धवलीकर ने तो हिसाब लगाकर ये भी बताया कि सिर्फ 250 मजदूर मिलकर ये खाइयां सिर्फ 5.5 साल में खोद सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मंदिर लगभग 12 साल में बनकर तैयार हो सकता था। और ये समय राजा कृष्ण प्रथम के 18 साल के शासनकाल में बड़े आराम से फिट बैठता है। हमने लगभग सारी गुत्थियां तो सुलझा ली हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, एक आखिरी रहस्य अभी भी बाकी है जो आज भी एक्सपर्ट्स को सोचने पे मजबूर कर देता है। वो जो 2 लाख टन पत्थर पहाड़ से निकाला गया था, वो आखिर गया कहाँ? इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। हो सकता है उसका इस्तेमाल कहीं और कुछ बनाने में हुआ हो, या शायद उसे पास की घाटियों में ही फेंक दिया गया हो। एक और मजेदार थ्योरी ये है कि 1200 सालों में वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे हवा पानी से घिसकर मिट्टी में ही मिल गए। पर सच कहूं तो इनमें से किसी का भी कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। और इसी एक अनसुलझे सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। कैलाश मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि इंसानी सोच और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती, और कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। आखिर वो पत्थर गए कहाँ? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा हमेशा के लिए एलोरा की उन्हीं गुफाओं में दफन रहेगा।